अच्छी बात नहीं, फिर गलती आपकी। ऑल राइट, आई कैन सी तस्मिया इज हियर। तस्मिया, गुड I इवनिंग। have a अर्नव few शर्मा। doubts. हाँ, एक तो मैं ना अर्नव वो वाला क्वेश्चन मैंने कोशिश करने की कोशिश की है, अप्रोच की है, करने की कोशिश की है, मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा, उसको बता दे। ओके, एक मिनट दे दो बस मेरे को। लेट मी स्टार्ट द क्लास फर्स्ट। अर्नव होल्ड करना है। ओके, क्लास 8 SST हिस्ट्री। आज तुम्हारा पेपर कैसा हुआ अपना अर्नव और अभिनव? अभिनव आ गया क्या? हाँ, सर अच्छा था। अच्छा था। कोई ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं था जो तुम्हें नहीं आता था? सर मेरे को ठीक बस ठीक दो था। एमसीक्यूज में डाउट है एंड मैंने बट उनको भी मतलब कर दिया था, जो हिंट मैंने लिया और आसपास का जो ऑप्शन लगा उसको मार्क कर दिया। ठीक है, मेरे से पूछ लेना अभी। ओके, एक मिनट। अभिनव इज नॉट इन द क्लास। अभिनव, हिस्ट्री विच इज दिस चैप्टर यार? चैप्टर नंबर कौन सा कर रहे हैं हम लोग? ये जो है 6। ओके, इंडस्ट्री। ठीक है, वो फिर मैथ वाला क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, आज तो इमरजेंसी नहीं है उसकी। तो आस्क मी अदर क्वेश्चंस। गो अहेड अर्नव। यस सर। सर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कम्युनिटीज ऑफ वीवर्स इन साउथ इंडिया वर नोन एज मोमिन, शांति। काइकोलर, टांटी। हाँ, सर क्या होगा इसका आंसर? कल भी हमने डिस्कस किया, मुझे तांती याद आ रहा है। वीवर्स ऑफ साउथ इंडिया ना, यस सर। तो हमने कल ही पढ़ा था। दीज वर कॉल्ड, या साउथ इंडिया में 3 नाम थे। ओहो, साउथ इंडिया में था, तांती तो बंगाल में था। गुड साउथ इवनिंग इंडिया में सर। था। सर आई मार्क हाँ, काइकोलर। दिवांग, काइकोलार एंड सर साले। सर हाँ, हैप्पी सर हैप्पी विजय दिवस सर। हैप्पी विजय दिवस। आज के दिन पाकिस्तान ने सरेंडर किया था इंडिया के सामने, यस सर और 93,000। सोल्जर्स ने के सामने। ओके, यस सर। ओके, चलो, गुड। सेम टू यू गाइस। थोड़ा छोटा सी लड़ाई थी, शॉर्ट शॉर्ट एंड क्विक वॉर। ओके, राइट, आ गया अभिनव। तो दोस्त, तो क्या लिखा तूने अर्नव? सर काइकोलर, सेकंड ऑप्शन। काइकुलर, ठीक है, काइकुलर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। And sir, the next question is that in dash farms are owned by a productive cooperative union. Cooperative farming, collective farming, and plantation farming. In dash, land is owned by a corporate. In dash farms are owned by a productive cooperative union. Cooperative हाँ, farming option A, कोऑपरेटिव फार्मिंग। collective farming. कोऑपरेटिव Yes, फार्मिंग sir, क्या मैंने होता है? cooperative कोऑपरेटिव farming. फार्म क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपना अपना खेत को मिला लेते हैं, तेरा खेत था, मेरा था, सब मिलके करते हैं उसको कोऑपरेटिव। तो उसमें कोऑपरेटिव बन जाती है, जिसका जितने लैंड होती है उसका उतना शेयर आता है बेनिफिट में। अमूल एक कोऑपरेटिव है, सबसे बड़ी कोऑपरेटिव है अमूल। लिज्जत पापड़ एक कोऑपरेटिव है। तो यहाँ पे कैसे? ओके, सर और बस कोई यही क्वेश्चन? दोनों थे। नो सर। ठीक है। अभिनव, आपका कैसा हुआ एग्जाम? सर इजी था सर। ओके, स्कोर चाहिए मेरे को, सर मैं अच्छा मार्क्स। मार्क्स यस आते सर। मेरे को भेजने का है, ठीक है, मार्क्स आते मेरे को भेजने ओके सर। का। ओके गाइस, एनी डाउट्स बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर? विल फिनिश इट ऑफ टुडे। नो डाउट्स, शैल वी स्टार्ट? सर सर एक डाउट था सर। या पूछो। सर 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 जब मैं सर विजय दिवस के बारे में सर रिसर्च कर रहा था सर, तो सर बताया कि सर इंडिया में जो सबसे फर्स्ट सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था सर, वो विजय दिवस के दिन हुआ था। और सेकंड जो हुआ था वो अकबर की सेना का हुआ था। सर तो ये फैक्ट या ये मिथ है कि महाराणा प्रताप एक राजपूत किंग, उसने अकबर की कमांडर को उसके घोड़े के साथ हाफ में कट कर दिया था। यार ये मैंने सुना नहीं आज तक, देख ले, मिथी होगा। राणा प्रताप तो हार गए थे बुरी तरह से, 68 में हारे थे, 1568 में। और वो छुपते रहे थे वहां के, जो अरावली की पहाड़ियां ना, अरावली की पहाड़ियां तुम सबको पता होगा, गुजरात से शुरू होती है, फिर यस राजस्थान, सर। राजस्थान से फिर हरियाणा और दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है, अरावली की पहाड़ियों पे बना हुआ है, रायसीना हिल पे बना हुआ है राष्ट्रपति भवन। तो दिल्ली तक आती हो, तो वहां छुपते घूमते थे वहां पे पहाड़ों में, उदयपुर के आसपास के एरिया में। बाद में फिर हार गए थे बाबर से, ठीक है। ऑलराइट, अकबर से हार गए थे एक्चुअली। बाकी सारे, बहुत सारे राजपूत राजाओं ने सम्मान के साथ उनको स्वीकार कर लिया। जैसे राजा मानसिंह उनके बहुत वफादार वो थे, मंत्री थे अकबर के। अकबर बहुत मान देता था उनको। राजा मानसिंह की बहन से उनकी शादी हुई थी अकबर की, तो अकबर बहुत मान देता था राजाओं को। बट ये पता नहीं राणा प्रताप के दिमाग में क्या आ गया कि नहीं, मैं तो नहीं सर झुकाऊंगा। क्या है श्रीका? गुड सर इवनिंग। सर जो लोग बोलते हैं सर, तो वो बोलते हैं सर, अकबर को सर मेवाड़ चाहिए था, और मेवाड़ सर
राणा नहीं होता था। प्रताप वो क्या करते थे, मुगल राजा क्या करते थे, जहां भी जाते थे उसको वो बोलता था ठीक है मैं आपको स्वीकार करता हूँ, अपना राजा मुगल बादशाह स्वीकार करता हूँ। बोला ठीक है राजा तुम करो राज करो, यहाँ पे हमें टैक्स का एक पार्ट देते रहना, ये होता मांगता था वो तो टैक्स तो कोई भी मानेगा भाई, जो जो पावरफुल है वो टैक्स मांगेगा मांगेगा। या तो आप उससे लड़ाई करके खत्म कर लो अपने आप को, या फिर अपने उसके साथ चलते रहो। अकबर तो अच्छा राजा था, अकबर तो रेस्पेक्ट देता था लोगों को। Okay, guys, I'm presenting the notes. Yeah, sharing. कल मैंने नीचे से पढ़ाना शुरू किया था सबको, जहां तक मैंने करा दिया था मुझे कोई बता दे कहां तक हो गया था। आई रिमेम्बर हु हैड रेड लास्ट। ऋत्विक ने पढ़ लिया था, प्रभुन ने पढ़ लिया था, जिया ने पढ़ लिया था। जिया आपने पढ़ लिया था ना? यस शिव, शिव कब से शुरू करेंगे? शिव, शिव आप पढ़े। ओके, यस। तो देखो दोस्तों हमने देख लिया था अब तक कि क्या क्या फैक्ट्री थी, इंडिया का कितना रिस्पेक्ट थी, इतना इंडिया के माल की बहुत डिमांड थी, बड़े बड़े रॉयल्टी वाले लोग, रॉयल पीपल यूज्ड टू वियर इंडियन क्लोथिंग। हमने ये भी देखा कि इराक के अंदर जो मोसुल करके एक जगह है, जहां पे पहली बार यूरोपियंस ने देखा एक कपड़ा जो बहुत सॉफ्ट था, कॉटन, उसको नाम दिया गया मुस्लिम। उसके बाद हमने ये देखा कि एक चिंट्स करके क्रेज क्रेज हो गया यूरोप के अंदर, लोगों को चिंट्स कपड़ा चाहिए जिसके अंदर फूल वगैरह बने रहते थे। फिर एक बंधानी या बांधना कपड़ा था जो कि डाई करते थे, पहले बांध देते थे छोटा सा उसको, तो राउंड डिजाइन पैटर्न आ जाते थे, वो देखा। और फिर किस तरह से अंग्रेजों ने कैलिको एक्ट पास कराया, कैलिकट के पास जो कपड़ा बनता था उसको कैलिको बोलते थे, कैलिको एक्ट पास कराया अपनी गवर्नमेंट को बोल के कि भाई ये इंडिया वाला का तो कपड़ा इतना बिक रहा है, हम लोगों तो बिकेगा नहीं, तो कैलिको एक्ट पास कराया। और धीरे धीरे इंडियन इंडस्ट्री को बर्बाद करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के जो अत्याचार की सीमा है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। गांधी जी जब आए इंडिया में साउथ अफ्रीका से, तो वो ही केम इन 1915, आई थिंक 6 जनवरी या 7 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया में आए, और एक साल इंडिया में घूमे वो। 1917 में उन्होंने पहला अपना मूवमेंट किया था इंडिया में, पहला ऑपरेशन, इसका नाम था चंपारण 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 मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट के अंदर नील की खेती होती थी, इंडिगो जबरदस्ती कराते थे, इंडिगो प्लांटेशन। वहां पे एक सिस्टम चलता था, उसको बोलते थे 3 गठिया सिस्टम। 3 गठिया सिस्टम, 3 गठिया सिस्टम का मतलब दोस्तों क्या है, ये तुम्हारी आंखें खुली रह जाएंगी सुन के, कि जो भी प्रोड्यूस होती थी उसकी फार्मर की, किसान की, उसको 20 पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे, और उसमें से 3 गठिया यानी कि 3 गठरियां, 3 गट्ठे ये फार्मर को मिलता था, और 17 पार्ट्स उसके किसान ले जाते, यानी 85% टैक्स था अंग्रेजों का। किस बात का टैक्स भाई? जमीन उसकी किसान की, मेहनत उस किसान की, देश उस किसान का, तुम 85% किस चीज का ले रहे हो? तो अंग्रेजों का तो सिर्फ यही था। एक्चुअली जो कंपनी थी ना, उसमें जितने भी बोर्ड डायरेक्टर थे जो प्रॉफिट का पार्ट लेते थे, दे वर ऑल पॉलिटिशियंस, एमपी वेमपी होते सब। So they are always used to make rules which will benefit the company, which will benefit the board of directors, which will benefit them in return. So let's see how how the decline came about of the textile industry. Shiv, can you see? तो मसलिन देख लिया, कैलिको देख लिया, चिंट्स देख लिया, बांधाना देख लिया, कैलिको एक्ट के बारे में देख लिया 1720। न्यू इन्वेंशंस की बात करी थी आर्कराइट ने, रिचर्ड आर्कराइट ने एक मशीन खोजी, उसके बाद इसी बंदे ने फैक्ट्री लगाई। मेजर वीविंग सेंटर हमने देख लिए थे अपने बंगाल, साउथ में देखा, भरूच देखा, गुजरात में 3 मेन सेंटर देखे थे, और वहां किसके को क्या बोलते थे ये भी देख लिया हमने। आर्ट ऑफ वीविंग, ये वीविंग जो करते, अच्छा यहाँ से पढ़ेंगे हम तरका तकली। अच्छा दोस्तों ये शायद ये पढ़ना पड़ेगा दोबारा कि क्या किस डाई करने वाले को रंगरेज बोलते थे, जो थप्पे मारता था ऐसे, उसको चिप्पी गार बोलते थे, वो चिप्पी चिप्पी लगाता रहता था। नहीं पढ़ लिया था ये भी, ओके ना, यहाँ से पढ़ेंगे हम। डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, शिव प्लीज रीड दैट, कैसे इंडियन टेक्सटाइल का डिक्लाइन क्यों हुआ? The decline of Indian textiles and the Yeah. development of cotton industries in British
Britain affected textile producer in India in several ways. As cotton industries in Britain developed, they gave competition to Indian textiles in the European and American markets. High Yeah. import duties in Britain and the Calcio Act made it difficult to कैलिको एक्ट, export या textile to that ऋत्विक country. पटेल, गुड इवनिंग। लेट क्यों आते हो यार, टाइम से आए हो क्लास में। हाँ चलो कंटिन्यू। सर मैं था तब से मीटिंग में। British अच्छा तो manuf- तू दूसरे नंबर से उसके आ, चलो ओके गुड। या और क्या हुआ भाई? तो सबसे पहला क्या हुआ कि ब्रिटेन के अंदर मशीन आ British गई, हमारे बंदों के manufactured पास मशीन नहीं। cotton कैलिको एक्ट tex- ने और उनका बैंड बजा दिया। नेक्स्ट कंटिन्यू British कंटिन्यू कंटिन्यू। manufactured cotton British manufactured cotton textiles replaced Indian textiles in the traditional markets in Africa, अफ्रीका, America, and अमेरिका, Europe by the यूरोप। beginning हाँ of the 19th century. By the 1830s, British cotton cloth flooded Indian markets. By the 1880s, two-thirds of all cotton's clothes worn by Indians were made of British cotton cloth. This affected the entire textile industry in India. Thousands of rural women lost their jobs. The women in Bengal were the worst वर्स्ट hit. हिट, सबसे ज्यादा हिट किसको हुई? वुमेन इन बंगाल को। दोस्तों हुआ क्या, तो बेसिकली व्हाट वी आर सीइंग इज दैट इंडिया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इज द एक्सपोर्टर टू एवरीबॉडी। अफ्रीका में भी जा रहा है, पूरे बाकी यूरोप में भी जा रहा है, अमेरिका में भी जा रहा है, सब जगह इंडिया का माल बिक रहा है। यहां से आ गया यूके। यूके ने मशीन बनाई, अपनी अपनी इंडस्ट्री लगाई, कैलिको एक्ट पास कराया, और अब बजाय इसके कि इंडिया का माल इनको एक्सपोर्ट हो, एक्सपोर्ट कौन करने लग गया? यूके कर रहा है। और यहां तक कि इंडिया के अंदर भी यूके का एक्सपोर्ट आ गया। तो कहता बाय 1830 टू थर्ड, अरे यानी कि out of every three, two dresses were made by 18, two-thirds of the all cotton worn by Indians were made in British cotton. ओके, कॉटन कौन उगा रहा है? लेकिन कॉटन उगा रहे इंडिया में, तो यहां से वो रॉ मटेरियल लेगा, ड्रेस बनाएगा और आगे जाके बेच देगा। शिव, मैं तुमसे थोड़ा और पढ़ाना चाहता हूं, तुम्हारा मेरे को इंप्रूव करना है डिलीवरी। क्या एट द टाइम ऑफ नेशनल मूवमेंट, अभी नेशनल मूवमेंट शुरू हो गया। ओके चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा बता दूंगा इसके बारे में, आगे आगे चले। At the time of नेशनल movement, मूवमेंट। at the time of national movement, non-cooperation, Gandhiji argued people to boycott imported textile and आर्ग्यू नहीं है, use अर्ज है। अर्ज, and अर्ज मतलब बोलना, रिक्वेस्ट के साथ बोलना, थोड़ा जोर से बोलना कि यार ऐसा कर लो तुम लोग अब। हाँ अर्ज बोल, दोबारा बोल, उसको सेंटेंस को पढ़ दोबारा। Gandhiji argued people to आर्ग्यू boycott. नहीं है, पागल लड़का, अर्ज है, अर्ज, अर्ज्ड। Gandhiji urged people to boycott imported textile and use hand woolen हैंड वोवन Indian इंडियन clothes. क्लॉथ। हाँ Soon, khadi became the बिकेम द symbol of nationalism, and at the charkha was put at the center of the नेशनल flag of Indian National Congress in 1931. फ्लैग। However, some types of clothes were intricate designs and एम्ब्रॉयडरी, em- embroideries एम्ब्रॉयडरी could नॉट बी मेड बाय embroidery मशीन। could not be made by machines. These also had a good demand in the European market. Moreover, the British manufacturers did not produce coarse clothes. The coarse clothes were popularly among the poor in India, so handloom weaving did not stop entirely. एंटायरली ओके। दोस्तों मैं थोड़ा सा कुछ समझाना चाह रहा हूँ, इसमें मेरी बात पे ध्यान दो। हुआ क्या था कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया था 6 अप्रैल, अपना 22 मार्च को, जब दांडी मार्च किया था। 22 मार्च 1930, और शुरू खत्म किया था 6 अप्रैल को 1930। और ये टोटल गांधी जी 24 डेज तक चले थे, और ये 360 किलोमीटर चले थे। कहां से कहां तक गए थे? अहमदाबाद से
अहमदाबाद से चलना शुरू किया था और पहुंच गए थे दांडी। दांडी जाके नमक कानून तोड़ा था, एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस तो कहने का मतलब ये था, सॉल्ट एक्चुअली सॉल्ट की कहानी ये थी कि अंग्रेज सॉल्ट बनाते थे, दूसरा किसी को अलाउड नहीं था सॉल्ट बनाना, और सॉल्ट पर टैक्स लगाते थे। अब सॉल्ट तो ये गरीब आदमी भी खा रहा, अमीर भी खा रहा, हिंदू मुस्लिम सब खा रहे, सॉल्ट से सब लोग अफेक्टेड है। इसलिए गांधी जी ने मुद्दा उठाया था। 11 डिमांड थी, उनमें से एक सॉल्ट वाला था सबसे मेन, सिविल डिसोबीडियंस। तो सिविल डिसोबीडियंस में गांधी जी ने बोला कि देखो अभी ये अंग्रेजों का जो बाहर से सामान आता है उसको आप लोग लेना बंद कर दो। तो होली जलाई गई, फॉरेन के जो कपड़े थे सबके उनको जला दिया गया, बोला सब लोग खादी पहनो। दिक्कत क्या थी, खादी इतनी सस्ती नहीं थी, खादी पड़ती थी महंगी, खादी महंगी पड़ती थी क्योंकि हाथ से बनानी पड़ती थी खादी, और वो ये मशीन का माल था सस्ता। बाद में फिर मामला फेल हो गया था, लेकिन खादी खादी पे जोर आ गया था बहुत ज्यादा। और 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस यानी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एनुअल मीटिंग हुई थी वो हुई थी लाहौर में, रावी नदी के किनारे, और उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। उस दिन पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी, पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी, और पहली बार उन्होंने कसम उठाई थी कि हम पूर्ण स्वराज चाहेंगे। और इस दिन पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। ये तिरंगा झंडा वो वाला नहीं जो हमारा था, इस तिरंगे झंडे के अंदर चक्र की जगह यहाँ पे एक चरखा लगा हुआ था, चरखा। तो इसलिए ये दिखाने के लिए कि देश के अंदर प्रोडक्शन होना चाहिए, देश का माल आना यूज करना चाहिए, फॉरेन का माल मत यूज करो। ये चरखा यहाँ लगाया था, इसको एक बंदा था जय नागर करके, उसने डिजाइन किया था, जय नागर ने, और ये चरखे पर डाल दिया गया। गांधी जी का चरखा बोलते हैं इसको, गांधी जी प्रमोट करते थे। गांधी कहते थे कि हमारे देश को अगर बचाना है तो सब लोगों ने इंडिया में बनी हुई चीजों को यूज करना पड़ेगा। ओह, तो अंग्रेजों ने तो बहुत कोशिश करी कि इंडिया के अंदर बिल्कुल स्पिनिंग और वीविंग खत्म कर दी जाए, बिल्कुल मार दिया जाए, लेकिन फिर भी जो गरीब लोग थे वो मोटी खादी पहनते थे, सस्ती पड़ती थी, तो इस वजह से थोड़ा बहुत चलता रहा। अब इंडिया के जो बिजनेसमैन थे उन्होंने कहा कि यार अपन फैक्ट्री डालते हैं अभी टेक्सटाइल की, तो देखते हैं आगे फैक्ट्रियां किस तरह से आनी शुरू हुई। अर्नब सिंह। कॉटन मिल्स कम अप। Yes, sir. Cotton mills come up. From the early 19th century, raw cotton was exported from the Bombay port to China and England. The first cotton mill, the first cotton mill in India was set up in Bombay in 1854. The number of mills in Bombay rose to over 84 by the year 1900. एक और चीज हुई Raw थी cotton 1854 में was दोस्तों, 1854 में एक और चीज हुई थी, इंडिया में पहली बार ट्रेन चली थी बॉम्बे से लेके थाने करके एक जगह बॉम्बे के पास 40 किलोमीटर ट्रेन चली थी। डलहौजी उस वक्त वो था अपना गवर्नर जनरल था। तो उस वक्त दो काम हुए, पहली मिल लगी बॉम्बे में और पहली ट्रेन चली इंडिया में। कंटिन्यू प्लीज। Yes, sir. Raw cotton was easily available in Bombay, it being located close to the cotton growing areas. Earlier, Bombay had been an important port for raw cotton export. Parsi and Gujarati businessmen set up mills in other cities like Ahmedabad, 1861, Kanpur, अच्छा 1862, ट्रू, लेकिन etc. मेनली कॉटन होती कहाँ है इंडिया में, सबको पता है कॉटन ब्लैक ब्लैक सॉइल में होती है, और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कॉटन होती है यहाँ पे, महाराष्ट्र में इसकी वजह से बॉम्बे को और सूरत को काफी फायदा हुआ, तो मुंबई के पास है यहाँ पे। ओके, यूपी में भी होती है कॉटन, ऐसी बात नहीं, यूपी में भी होती है थोड़ी, एमपी में भी होती है, बट मेन एरिया इज महाराष्ट्र। कंटिन्यू प्लीज। थाउजेंड्स ऑफ पुअर पीजेंट्स। Thousands of poor peasants, artisans, and agricultural laborers migrated to the cities to work in the mills, as the growth of cotton mills created new employment opportunities. अच्छा एक वर्ड यार, एक वर्ड Initially, बार बार आता है, मैं पहले भी समझाया था, किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ लो। आर्टिजन किसको बोलते हैं, किसी को पता आर्टिजन क्या होता है? आर्टिजन को अगर हिंदी में कहा जाए तो कारीगर, ये क्राफ्ट पीपल होते हैं। कॉट ये आपका कारपेट वीविंग करने वाले, कुछ ऐसा काम करने वाले जो फैक्ट्रियों में नहीं हो सकता, इस तरह के लोगों को कारीगर बोला जाता है, क्राफ्ट पीपल, क्राफ्टमैन। जो भी वर्ड आप पढ़ो वो आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग, इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कोई भी ऐसा वर्ड ना निकल जाए जो मेरे स्टूडेंट को ना पता हो। कंटिन्यू प्लीज। initially, the Indian textile industry faced many problems like
The mills found it difficult to compete with the cheap textiles imported from Britain. In most countries, governments supported industrialization by imposing heavy duties on imports. It was only during the First World War that cotton textile industry in India got a boost when textile imports from Britain declined and Indian factories had to produce cloth for the military. मिलिट्री फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हमारी कॉटन इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहा, हमारी सारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहा था, क्योंकि इंग्लैंड का सारा माल लड़ाई में जो बैटल फ्रंट में जो सोल्जर्स थे उनके लिए जा रहा था। तो उनको बल्कि उन्होंने हमसे बोलना शुरू किया, भाई तुम कपड़ा, इंडिया के लोग, इंडिया की इंडस्ट्री थोड़ा कपड़ा बना हमें चाहिए, हम खरीदेंगे तुमसे। राइट, आफ्टर अर्नव शर्मा, प्लीज गो अहेड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्टील के बारे में क्या क्या है, स्टील का देखते हैं। सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड स्टील, मैंने कल बताया था कि जो साउथ इंडिया के जो थे बंदे, मैसूर के आसपास के बंदे थे, उनको आयरन ओर को पिघलाते थे, सेपरेट करते थे, सेपरेट करने के बाद उसको टेम्परेचर के साथ चारकोल मिला के उसको करते थे, ट्रीट करते थे, इससे बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टील बनता था, जिसको वुड स्टील बोलते हैं। तो टीपू सुल्तान को मैसूर टाइगर भी बोलते हैं। हाँ जी, प्लीज। 19 पॉइंट। 19 point. Okay, sir. Yeah, the sword of Tipu Sultan and wood steel. Tipu Sultan ruled Mysore till 1799. He fought 4 wars with the British and died fighting with his sword in his hand. Tipu's sword are now part of valuable collection in museums in England. अच्छा, तुम लोग पता है, एक मजेदार बताता था इसी से रिलेटेड। टीपू की सुल्तान को 300 करोड़ में खरीद के लेके आया था एक बंदा। कौन लेके आया था बताओ? इंडिया में ऑक्शन में बिकी थी विजय माल्या। विजय माल्या ने इंग्लैंड में टीपू की सोड को 300 करोड़, विजय माल्या कुर्ग का है ना, उसी एरिया का, मैसूर साइड का, तो वहां से खरीद के लाया था। 2-3 साल पुरानी बात है, भागने से पहले 300 करोड़ में खरीद के लाया था। उसने शायद उसके पास होगी, क्या खरीदा था सर? टीपू सुल्तान की सोड जो अंग्रेजों के पास थी, इंग्लैंड में थी, उसको खरीद के लाया था। सर उसने तो सर स्कैम किया था ना सर, फाइनेंशियल स्कैम ऐसा कुछ। अबे फाइनेंशियल स्कैम को छोड़ दे यार, वो मेन बात को, मुद्दे को पकड़ ले। वो टीपू की सुल्तान की सोड इंडिया में लाया था खरीद के 300 करोड़ की, तभी तो साला वो बैंकरप्ट हो गया। ओके, कंटिन्यू अर्नव शर्मा। दसवीं समझ में आ गया मैंने क्या बोला है? ये सोड अंग्रेजों के पास रह गई थी, अंग्रेजों से फिर बाद में ऑक्शन हुई तो खरीद के लेके आया। टीपू सुल्तान सोड, या Tipu Sultan's sword. The sword was very hard with a very sharp edge, having a flowering water pattern. It was made from a special type of carbon steel called Woods Steel 20. The flowing water pattern came from very small carbon crystals embedded in the iron. चारकोल मिलाते थे उसके अंदर। Now let's see what is wood steel. Wood steel. The woods and एंग्लिसाइज मतलब जो अंग्रेजी बना दिया। हिंदी वर्ड को जब अंग्रेजी बनाते हैं एंग्लिसाइज बोलते हैं, जैसे पक्का, कच्चा, ये सब। An anglicized word derived from the Kannada word ukku, Telugu hukku, and Tamil and Malayalam urukku, meaning steel. Steel was produced all over South India by mixing iron with charcoal in small clay pots kept in smelting 21 furnaces. 21 मत बोला कर, बस जैसे रीड रहा, ये नीचे का वो दिया, उसमें डेफिनेशन मिलेगी आगे जाके। हाँ ओके सर। इंट्रिकेट का मतलब बहुत ही सेंसिटिव। या clay pots kept in smelting furnaces by intricate temperature control of the furnace, steel ingots were produced, making of Tipu Sultan's sword. स्टील इंगोट क्या होते हैं? स्टील के इतने बड़े-बड़े लंप्स। या Francis Buchanan had toured Mysore in 1800 and has given a good description of technique of wood steel manufacturing. Even Michael Faraday, the legendary scientist, spent 4 years. The legendary scientist spent 4 years studying the properties of Indian woods during 1818 to 1822. माइकल फैराडे बहुत तगड़ा साइंटिस्ट है। क्लास 10 में तो जब इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ोगे तब इसका लॉ आएगा, फैराडेज रूल। या ओके। Abandoned furnaces in villages. Iron smelting in India was fairly common till the end of 19th century.
The furnaces were usually made of clay and sun-dried bricks, with the smelting being done by men, while the women worked the bellows, pumping air that kept the चारकोल charcoal बर्निंग। burning. बिलोज सबको पता है ना, एक्चुअली क्या होता है, इस टाइप का एक वो ना एक बैग टाइप का होता है, एयर बैग टाइप का होता है। यहाँ से इसमें हवा लगती है और इधर से हवा इसके अंदर भरी जाती है, यहाँ से निकलती है। तो अगर जैसे इसको ऊपर खींचती है, जैसे वुमेन व्हील ऊपर, तो इसका हवा भर जाएगी, फिर उसको दबाएंगी तो यहाँ से जो एयर लगेगी, वो जो फ्लेम है, जो चारकोल पड़ा हुआ है, ये चारकोल पड़ा हुआ है, इसके ऊपर जाएगी। तो जब एयर जाएगी, जैसे हम लोग फूंक मारते हैं ना, जैसे कि किसी भी जलते हुए वुड के पीस को आप फूंक मारोगे, फूंक करोगे, तो वो इट बर्न्स फास्टर बिकॉज ऑक्सीजन ज्यादा हम सप्लाई करते हैं उसको। तो ये यहाँ पे इसको ये लोग यूज करते थे चारकोल बर्निंग के लिए। तो याद रखना, बिलोज इसको बोलते हैं। ओके, अर्नव के बाद लेट अस सी हुज नंबर इज देयर। अभिनव, प्लीज रीड रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग स्मेल्टिंग। देखो, आयरन का भी कहानी है, आयरन इतना मशहूर है, इतना बेहतरीन आयरन इंडिया बना रहा है, वुड्स आयरन को लोग साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं बाहर के, लेकिन उसको भी बर्बाद कर दिया ब्रिटिशर्स ने। क्या Reasons for decline of iron smelting. At this time, a series of famines. सर ये वर्ड का मीनिंग क्या है? ओके, देखो बताओ, फैमिन एक वर्ड होता है। फैमिन बहुत लोगों को लगता है सूखा सर पड़ना है। फैमिन तो सब पता है सर, अबे कपल्ड है वो, अच्छा, उसके साथ मिलाया क्या, ओके सर, कपल्ड। coupled फैमिन होता है with लैक ऑफ फूड, strict खाना नहीं मिल रहा। implementation- और फॉरेस्ट coupled लॉस। with strict implementation of forest laws led to the decline of iron smelting. The forest laws prevented people from entering the reserved forest, resulting in them not getting the charcoal required for smelting. Further, iron smelters had to pay a very high tax to the forest department to every furnace they used. This reduced their income. In addition, iron and steel was being imported from Britain. Ironsmiths began using the imported iron to manufacture utensils and implements. This required the demand for iron produced by local smelters. By the early 20th century, the artisans producing iron and steel faced a new competition. ओके, राइट। तो गाइस, वहां से इंपोर्ट होने लग गया इंग्लैंड से, और इंडिया का भट्टा बैठना शुरू हो गया। इंडिया के जितने स्मेल्टर्स थे, उनकी सबकी फर्नेसेस खाली पड़ी हुई। आद्या, लेट्स गो अहेड विद यू नाउ। ओके, थोड़ा सा और पढ़ ले अभिनव, आपने बहुत कम पढ़ा, एक पॉइंट और पढ़ाते, देन आई विल आस्क आद्या। इंडिया के अंदर किस तरह से प्रोग्रेस हुई, देखिए। या Yes, sir. Iron and steel factories come up in India. In the year 1904, MIT geologist Charles Weld जियोलॉजिस्ट and वो लोग Dora. होते हैं जो कि रॉक्स को स्टडी करते हैं, रॉक्स को। हाँ, चार्ल्स वेल्ड। Yes, sir. Charles Weld and Dorabji Tata discovered iron ore in the hills of Chhattisgarh. However, the location did not have a good source of water nearby, essential for running an iron and steel factory. However, with the help of Agarias, a community of iron melters, the Tatas founded a large area of iron ore reserve on the banks of river Subarnarekha. सुवर्णरेखा करके एक रिवर है जो कि अभी जबलपुर जो है ना, जबलपुर, वहां से बहती है। स्टील इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, और स्टील इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा वुड चाहिए होती है। तो ये दोनों जगह कहाँ मिली, जमशेद जी टाटा को, इनको मिली जमशेदपुर, नॉट जमशेद जी के नाम पर तो डाला था, जमशेद जी का बेटा था दोराबजी टाटा, सबसे बड़ा बेटा। उसने अपने फादर के नाम पे उस शहर का नाम जमशेदपुर रखा और वहां पे फैक्ट्री डाली। एक सुवर्ण रेखा का वो वर्ड, स्वर्ण रेखा, जो सोने की रेखा, उसी का बिगड़ा हुआ रूप है सुवर्ण रेखा। वहां पे एक नदी है जिसके किनारे ये टिस्को की एस्टेब्लिश किया गया। 1912 में ये वर्ल्ड वॉर से पहले शुरू हो गया। आद्या, आगे का पॉइंट आप पढ़े। क्या टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, फुल फॉर्म इसकी है। आद्या, प्लीज रीड। The steel manufacturing plant of the Tata Iron and Steel Company, TISCO, was set up there with the production starting in 1912.
This was developed in a township into a township which is known as Jamshedpur. This was an opportunity time for Tisco because expansion of railways in India was taking place. Soon in 1914, First World War broke out. Steel produced in Britain now had to meet up the demand of war in Europe. So imports of British steel into India declined, and the Indian Railway that was expanding at that time turned to Tisco for supply of rails. Tisco also produced carriage wheels and shells for the war. शेल पता By क्या होता है? एक मिनट बताओ, शेल 1919, क्या होता है? शेल क्या होता है दोस्तों? शेल होता है, मैंने पिछली बार बताया जब हमने बात करी थी, क्योंकि कार्ट्रिज होता है, एक शेल होता है। कार्ट्रिज होता है, इसके अंदर का बारूद। शेल एक्चुअल बुलेट है, एक्चुअल बॉम्ब है, एक्चुअल बुलेट जो कि जाएगा दुश्मन के ऊपर जाके गिरेगा। तो शेल उस पार्ट को बोलते हैं, और कार्ट्रिज पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं, जो कि उसको फोर्स देता है वहां तक जाने के लिए। कंटिन्यू प्लीज। sir, should I continue? या प्लीज कंटिन्यू। Tisco Continue. also अच्छा, produced carriage wheels and shells for the war. By 1919, the colonial government was buying 90% of the steel manufactured by Tisco. Gradually, Tisco became the biggest steel industry within the British Empire. After the war, as the nationalist movement developed and the industrial class became stronger, the demand for government protection grew louder, struggling to retain its control over India. The British government has to concede many of these demands in the last decades of colonial rule. ओके, मतलब दे हैड टू एक्सेप्ट, कंसीड मतलब एक्सेप्ट। ओके, देखो दोस्तों, इसमें से कुछ एक वर्ड जो अगर नहीं मैंने बताया तो मैं बता रहा हूँ, देन वी विल फिनिश ऑफ दिस चैप्टर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज स्टार्टेड इन इंग्लैंड, एंड दैट वाज द मशीन स्टार्टेड कमिंग इन प्लेस ऑफ ह्यूमन लेबर। मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन यूजिंग मशीन्स। मसलिन का बता दिया, कैलिको बता दिया, चिंट बता दिया, बंदाना बता दिया, पीस गुड्स बता दिया। पीस गुड्स है ना, जो एक कपड़े की गांठ समझ लो, गांठ। इवन नाउ दिस वर्ड इज यूज, गांठ, इट्स नॉट नॉट। तो कपड़े का ऐसे जो एक पैकेज होता है उसको गांठ बोलते हैं, जिसका साइज है 20 यार्ड्स लॉन्ग, 1 यार्ड वाइड। यार्ड तुम बोलोगे सर यार्ड कितना होता है? ऑलमोस्ट अ मीटर इज यार्ड। स्पिनिंग जैनी बता दिया मैंने कल। मलमल तुम्हें बताया मैंने, बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा होता था, बिल्कुल लाइट वेट फिनिश, जो कि राजा महाराजा लोग पहनते थे, बहुत महंगा मिलता था। तांती, जुलाहा, मोमिन, सेल का एक हमने डिस्कस कर लिया। चरखा भर लिया, तकलीफ भर लिया, रंगरेज, चिप्पीगार। चिप्पीगार टप्पे मारने वाले, अभी भी होती है ये, जयपुर वगैरह में अभी भी ये प्रिंटिंग होती है। हैंडलूम, खादी, कोर्स क्लॉथ, कॉटन मिल, वुड स्टील, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग वो प्रोडक्ट प्रोसेस जिसमें कि आयरन ओर जो आपने निकाला है, जमीन से निकाला है, चट्टानों से निकाला है, उसको पिघला के उसमें से आयरन अलग कर रहे हो आप। ओके, अगर ये आज एक कम्युनिटी है आयरन स्मेल्टर्स की, जिसकी हेल्प ली तो रावजी टाटा ने। ओके दोस्तों, आज छोटा सा मैं क्लास को जल्दी क्लोज करना चाह रहा हूँ, और it is possible that tomorrow I may not have a class because what has happened is somehow number of my specs has changed, and this is giving a lot of strain. So I will just go and now order a new this thing, specs. So it is possible that tomorrow I may not have your class, but then in that case I'll have your class on weekend, Saturday and Sunday. Okay, but your class will not be missed. I may arrange a class for the revision of this chapter, okay, which by Arpan sir, but I will take your class. If not, if I don't take a class tomorrow, then I will take a class on Saturday, and I'll take a class on Sunday also. In the weekend we may have 2 classes. Revision class. Okay. Sorry. There will be a revision class. Yeah, I'll plan that revision class. I'll plan for this chapter, and this woman and the class I have to do it before Monday, because Monday is Gia's exam. So even if I have to have 2 classes on the weekend, I will have 2 classes. You will not miss out on this, right? Okay guys, I just want to end today's class, but before that I'll ask you any doubts in this chapter or any way, any other way. Vansh, any doubts? No sir. Nahi? Tasmiya, Sia, No doubt, sir. Shikha, Sia, No doubt, sir. Shikha. Sir, I have a doubt from maths. Yeah, ask me. Sir, send एक me में the होल्ड picture. कर बाकी लोगों से पूछूं। Okay, sir. ऋत्विक चंदेल, डाउट? Sir, no doubt. ऋत्विक तावरी,
ऋत्विक तो आज बोला ही नहीं बिल्कुल। ऋत्विक तावरी, नो डाउट। प्रभुगुण डाउट है कोई? जी हाँ, कोई डाउट? डाउट सर। ओके जी हाँ। शिव चौधरी, अर्नव सिंह, एनी डाउट्स? No, sir. No, sir, no doubt. ओके, अर्नव शर्मा, अभिनव कंफर्म करें। अर्नव शर्मा तू बोल लिया कर यार, तेरे को डांट दूंगा मैं किस दिन। No doubt, sir. अभिनव? यस सर। हाँ बता। डाउट? आद्या, एनी डाउट्स? आद्या No, sir, no कंफर्म doubts. कर। ओके, श्रीका आपका डाउट बताओ। Sir, I am sending a picture. ओके चल भेज। श्रीका, भेज दिए? Sir, just sending. जल्दी भेज दे। Sir, sent. ओके, टेढ़ा तो फोटो भेज दिए। हाँ भैया, अभी खुला है शॉप अपना? जी सर। मैं अपना स्पेक्स एक्चुअली उस दिन ट्राई कराया था ना, आपको टेस्टिंग किया था आपने, तो उसको ऑर्डर करने आ रहा हूँ 10 मिनट में अभी। हाँ AWHO। ठीक है, ध्यान है आपको? भी मैंने बनाया था स्पेक्स थोड़े दिन पहले, 18,000 का बना था ये 4 महीने पहले। तो मैं 18,000 का बनवाया था यार, बताओ 4 महीने नहीं चला। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। अब मैं कैसे देखूं? टेढ़ा तो तूने भेजा है। ए मैन बोरोज 6,000 फॉर शेयर एट द रेट ऑफ 12% पर है, कंपाउंडेड Sir, मैंने एनुअली। रिसेंट किया है सीधा। गर्दन में मेरी आ जाए लचका। हाँ ओके, यस ओके, ये तो आसान होना चाहिए क्वेश्चन, राइट। गाइस हैव अ लुक। Okay, man borrows 6,000 for 2 years, rate of this is compounding. He repays at the end of his. How much does he still owe after the second payment? After the second repayment. Second repayment क्यों बोल रहा है? At the end of each year. अच्छा, each year. Yes, Okay, sir. दोस्तों, बार-बार क्वेश्चन repayment. आसान है। क्वेश्चन आसान है। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है? अमाउंट होता है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस, या ओके, थैंक यू जी। प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू पावर t टाइम। प्रिंसिपल कितना है? 6,000 ब्रैकेट 1 प्लस रेट कितना है? 12%, 12% अपॉन 100 एंड 2 साल के लिए ले रहा है। ओके, सो दोस्तों देखो, 6,000 इंटू 112 अपॉन 100 इंटू 112 अपॉन 100, 1 2 3, 3 जीरो कट गई, एक जीरो ही बची हुई है। ओके, मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको मैं। yes okay, so 6 into 112 into 112, 75,000, yeah, 75264 75264, क्योंकि नीचे 10 था, एक डेसिमल लग गया था। इतना रुपया उस बंदे ने वापस करना था, लेकिन दे कितना? हर साल 3,000 देता है, टोटल 6,000 दिया, तो इसमें से 6,000 माइनस कर दे शिका, 6,000, तो उसका बैलेंस अमाउंट बचेगा 1526.40। समझ गई? Yes, sir. अंडरस्टूड? चलो ठीक है गाइस, आई विल जस्ट एंड द क्लास। Excuse me, sir. हाँ बोल। सर मेरे बुक में तो अलग आंसर है। क्या आंसर दिया? बोल। 1166.4। मैम ने भी एक तरीके से करा है। मैं वो उसका पिक्चर भेजूं सर? एक मिनट, 11 1166.4। फोल्ड कर।
Okay, sir. 1166.4 Yes, sir. हो सकता है कैलकुलेशन एंड ऑफ ईच ईयर। अच्छा सर अलग अलग रीपे मतलब रीपे का बार बार सम निकाला है, एक साथ नहीं निकाला है। अच्छा तो मैं एक पिक्चर भेजूं सर, अच्छा मैम ने मैं जिसको समझ गया कैसे क्या है। इसने क्या किया है, पहले साल का अमाउंट अलग निकाला होगा, उसमें से 2 ठीक है, देख दोबारा देख, मैं समझा देता हूँ। हो गया, देख फर्स्ट ईयर उसने लिया, तो फर्स्ट ईयर का उसका कितना रहेगा, फर्स्ट ईयर का उसका इतना रहेगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू 6000 into 1 plus 12 upon 100 power 1. So this is 6000 into 112 upon 100 12 ओके। तो कितना अमाउंट बना अभी 0 इतना बना, ठीक है। इसमें से 3000 माइनस कर दिया उसने। अब कितना अमाउंट बचा उसके पास, उसके बचा 3720। अगले साल का जो प्रिंस अमाउंट है ना वो 3720 होगा। तो अगले साल का कितना हो जाएगा, अभी प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ये समझ में आ गया श्रीका, ये प्रिंसिपल अमाउंट कितना रह गया अभी अमाउंट हो जाएगा अगले साल के लिए 3720 इंटू 112 अपॉन 100, 10 से कटी 0। ओके, सो मल्टीप्लाई 372 इंटू 112 4164 आ गया, 4164 4164 बट क्योंकि 10 है नीचे एक डेसिमल आ गया। अब इसमें से 3000 माइनस कर दे तो तेरा वही आंसर आ गया जितना बताया 166। सर एक्चुअली सर आई हैव टू लीव सर, मेरा एक कंपटीशन है। और कहाँ जा रहा भाई तू? सर जा नहीं रहा सर, एक सर मैं मलयाली हूँ एक्चुअली सर, केरला से हूँ सर। तो एक सर इसी लैंग्वेज का सर एक स्पीच है। ठीक है, हम क्लास एंड करें। श्रीका समझ में आ गया? यस सर, समझ आ गया। चलो ओके गाइस, वी मीट मे इफ नॉट टुमारो, आई विल जस्ट सी, देन वीकेंड विल हैव 2 क्लास, मे बी संडे आई विल हैव 2 क्लासेस। चलो बाय 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 गाइस, गुड नाइट एवरीवन, बाय 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 बाय।